हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग 11th क्लास के हिंदी का बुक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हिंदी का बुक जो है ये दो पार्ट में बटा होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, एक गद्य और एक पद्य। और पद्य में जो चैप्टर आता है, सबसे पहला चैप्टर जो है यानी कविता वाला चैप्टर जो है, सबसे पहला चैप्टर है वो है पद। पहला चैप्टर ये 11 क्लास के किताब का नाम है दिगंत भाग 1। इसमें पद जो है ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है। सबसे पहले समझेंगे ये पद क्या है, कविता और पद में अंतर होता क्या है आखिर। तो कविता और पद में जनरली ये अंतर होता है कि पद जो है एक मेन विचार होता है, एक भावनाएं इसमें होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि पद को जनरली हम गा सकते हैं, और 99% जो पद है उनको गाया जाता है, गा करके पढ़ा जाता है। और हमारे भारत देश में जो पद के जो सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं वो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हैं और महाकवि सूरदास जी। आइए देखते हैं जरा सा बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। 11th का ये पहला चैप्टर है पद, और इस पद के जो कवि हैं वो है महाकवि विद्यापति। इनके बारे जरा सा आज हम लोग पहले जानेंगे। पहले आज हम कवि के बारे जानेंगे, फिर हम लोग इस पद का फिर एक एक लाइन करके व्याख्या पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आ गया पद। और इस पद के जो कवि हैं वो है विद्यापति। और ये जो विद्यापति जी हैं इनके बारे जरा डिटेल से समझेंगे। तो विद्यापति का जन्म 14वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1360 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मेन रूप से अब समझेंगे, जनरली इतना ही बोल करके छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं, इसके एक एक वर्ड को थोड़ा सा डिटेलिंग से समझेंगे। ये 14वीं शती का मतलब क्या हुआ, तो 14वीं का मतलब होता है 14, है ना, ध्यान से समझेंगे जरा। 14वीं का मतलब 14 होता है और सती का मतलब 100 होता है। इसका मतलब हो गया क्या चीज, 1400, है ना। और पूरा इसके बारे में डिटेल से जरा सा ध्यान देंगे। इनका जन्म कब हुआ था, 1360 में। आइए जरा सा इसके ऊपर हम विचार करते हैं जरा सा, है ना। 1360 ईस्वी, जरा सा ध्यान देंगे। इस 1360 ईस्वी पे थोड़ा सा विचार करने से पहले एक टर्म्स है जो कि आपको जानना जरूरी है, जरा सा समझेंगे हम लोग, है ना। ये क्या है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है 1300 ईस्वी, इसके बाद हो जाएगा 1301 ईस्वी, और फिर 1302, इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो 1350 ईस्वी, और फिर डॉट 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 आगे करते चलेंगे तो 1355 ईस्वी, और फिर इस तरीके से 1400 ईस्वी। जरा सा ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। 1300 ईस्वी के बाद अगर एक इसमें ऐड हो गया अगर, तो वो हो गया 1301 ईस्वी हो गया। अर्थात जब ऐसा कंडीशन हो कि अगर कोई भी ईस्वी, जैसे 1300 से ये 1400 के बीच आ रहा है, तो अगर 1300 से अगर एक भी अगर उसमें प्लस हो जाएगा तो इसको हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे 14वीं शताब्दी, है ना। 14वीं शताब्दी या सती एक ही चीज होता है। शताब्दी का मतलब भी 100 होता है और सती का मतलब भी 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1301 ईस्वी लिखा हुआ है, ये जो इसका मतलब क्या है जरा सा देखेंगे। इसका मतलब यहाँ हो गया ये 14वीं सती। कैसे, फिर से समझेंगे। 13 के बाद इसमें एक जोड़ दिए 1301, इसके बाद 1302, 1303, ऐसे करते हुए हम देख रहे हैं ये बढ़ रहा है। किधर की ओर बढ़ रहा है, ये 1400 की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे 14वीं सती बोलेंगे। ठीक है। अगर इसी तरीके से एग्जांपल मैं आपको दूं कि 1300, अगर इस तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं 1415 ईस्वी, तो आप आसानी से बता सकते हैं 1415, तो 1400 के बाद 15 आ गया, यानी ये बढ़ रहा है किधर की ओर, 1500 की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या चीज, 15वीं सती बोलेंगे, है ना। 15वीं सती हो गया ये। इसी तरीके से उम्मीद है कि आप ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है 1785 ईस्वी। अगर 1785 ईस्वी की मैं बात करूं तो आसानी से आप बता सकते हैं ये कौन सा सती कहलाएगा, क्योंकि 85 है, इससे आगे बढ़ रहा है, किधर की ओर जा रहा है, ये 1800 की ईस्वी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए कहलाएगा 18वीं सती कहलाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अभी जो है वो चल रहा है 2025,
तो 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 जो है ये क्या देख रहा हूं कि ये 20 है, ये बढ़ किधर रहा है, 2100 की ओर बढ़ रहा है ना। तो ये बोल सकते हैं ये कौन सा सती कहलाएगा, ये 21वीं सती है ना, ये 21वीं सती ये कहलाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप बेहतर रूप से इस बात को समझ गए होंगे। अब आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा कि कौन सा सती की बात कर रहे हैं, है ना। अब इसके आगे मैं बात करूं अगर तो 1300 और अगर मैं बात करूं तो 1300 और 1400 ईस्वी की अगर बीच की अगर मैं बात करूं तो वो है क्या चीज, 1350। ध्यान देंगे जरा सा, अगर मैं बात करूं 1350 की बात करूं जरा सा कि 1300 और 1400 के बीच अगर कुछ आता है तो 1350। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 50 से प्लस हो जाता है यानी 51 हो जाए, 1351, 1451, 1551, 1651, अगर 50 से अगर प्लस हो जाता है तब इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरार्ध, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम, उत्तरार्ध। इसलिए आप देखेंगे यहाँ उत्तरार्ध लिखा हुआ है ना। ध्यान देंगे जरा सा। और 50 से अगर पहले अगर रहता है तो उसको हम बोलेंगे पूर्वार्ध, है ना। क्या बोलेंगे उसको, पूर्वार्ध। जैसे कि सपोज दैट एक एग्जांपल मैं दूं 1305 ईस्वी, तो 1305 ईस्वी को अगर एग्जैक्ट मैं बोलूं इसको कैसे बोलना चाहिए, तो चूंकि 5 हो गया ये, तो 5 हो गया मतलब किधर की ओर बढ़ रहा है, ये 1400 की ओर बढ़ रहा है ना। इसको बोलेंगे 13वीं नहीं 14वीं सती, है ना। 14वीं सती हो गया, ये तो मैंने बोल दिया है। अब देखेंगे 1305, 5 जो ये क्या है, 50 से पहले है, और 50 से पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वार्ध बोलते हैं, है ना। पूर्वार्ध हो जाएगा, तब बोलेंगे 14वीं सती पूर्वार्ध। अब इसी तरीके से अगर ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि 1360 ईस्वी है तो इसको क्या हम बोलेंगे, 14वीं सती, है ना। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा इसका आंसर, मतलब इसको क्या बोलेंगे, 14वीं सती। 60 है, 60 जैसी आ गई यानी 50 से प्लस, प्लस है इसलिए क्या बोलेंगे, उत्तरार्ध, उत्तरार्ध हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 14वीं सती उत्तरार्ध। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म्स आपको और समझना है, एक बात थोड़ा और समझना है आपको। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं 2025 में मैं एडमिशन ले रहा हूं 11th क्लास और 12th क्लास का, तो इसमें मैं देखता हूं आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ खुद का ओरिजिनल क्या है वो पता नहीं है। आप में भी से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको डेट ऑफ बर्थ खुद का पता नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आज 2025 में लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है, और क्या 500 600 वर्ष पहले के लोग क्या डेट ऑफ बर्थ लिख के रखते होंगे, क्या नहीं ना। उस समय के जो कवि, ये चूंकि ये कवि जो है बहुत पहले के 600 वर्ष से भी पुराने कवि है ये, और ये कवि का जो लेख है उनके ऊपर जब रिसर्च किया गया तो रिसर्च करने के बाद इनकी कविताओं के अनुसार से इन पर जो इनको जो है इन पर जो है ऐसा रिसर्च किया गया, और रिसर्च करके ऐसा अनुमान लगाया गया है। वास्तव में आज तक किसी को ये पता नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, अनुमान लगाया गया है। तो आपके बुक के अनुसार से अगर मैं बात करूं तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इनका जन्म हुआ था 1360 में, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अनुमानतः, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है, वास्तव में किसी को पता नहीं है। कहीं कहीं पे आप देखने को मिल जाएगा 1358 में लिखा हुआ रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये अनुमान लगाया गया है, एग्जैक्ट में किन्हीं को पता नहीं है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो बुक के अनुसार से पढ़ना है। तो दिगंत भागवन के अनुसार से इनका जन्म जो है अनुमानतः 1360 में हुआ था। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब जैसे 1360 है, अब इसको आप क्लियरली आप बेहतर रूप से इसको बता सकते होंगे, जैसे कि लिखा हुआ है 1360, तो इसको अब एडजेक्ट आप बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि ये 14वीं सती है ना, 14वीं सती, और क्या बोलेंगे 50 से प्लस है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तरार्ध। 14वीं सती उत्तरार्ध। अच्छा, ये अनुमान लगाया जा रहा है, पता एडजेक्ट तो किसी को है नहीं, इसीलिए बोलेंगे अनुमानतः। अनुमानतः क्या हो जाएगा 1360। इसलिए जब मैं आपको पूछूं या आपको जब याद करना हो तो आप पूरा एडजेक्ट वर्ड में याद रखेंगे कि विद्यापति जी का जन्म कब हुआ था, तो बोलेंगे 14वीं सती उत्तरार्ध अनुमानतः 1360 ईस्वी में, है ना।
ये याद रखेंगे। अब अगर इनके मृत्यु की मैं बात करूं तो इनकी मृत्यु हुई थी 15वीं सदी पूर्वार्ध, अनुमान था 1448। वही सेम चीज है 1448, जो कि आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। 1448 को क्या बोलेंगे? 15वीं सदी, चूंकि 48 यानी 50 से पहले, इसलिए पूर्वार्ध, अनुमानतः 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे, आशा करता हूं। इसके आगे का मैं बात करूं तो इनके जन्म स्थान, और पढ़ करके आपको बहुत ही खुशी होगी कि ये जो कवि हैं, ध्यान से देखिएगा, इनके जो ये जो कवि हैं विद्यापति जी, इनका जन्म हुआ था विस्पी नामक गांव में, है ना। ध्यान देंगे जरा सा, इनका जन्म जो हुआ था वो विस्पी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये विस्पी नामक गांव जो है ये कहाँ है? तो ये है बिहार में, है ना। ये बिहार में है, और बिहार में भी कहाँ है ये? तो ये है मधुबनी में। ध्यान दीजिएगा जरा सा, मधुबनी जो है वो जिला हो गया है, यानी मधुबनी जिला में इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे जरा सा एग्जैक्ट कि इनका जन्म किस गांव में हुआ था? विस्पी। वो जिला कौन सा है? मधुबनी। राज्य कौन सा है? बिहार। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनके बाद इनके बारे में खास बात मैं बता दूं कि ये मधुबनी जिला जो है ये मैथिली क्षेत्र, ध्यान देंगे जरा सा, मिथिला क्षेत्र यानी मैथिली क्षेत्र जो है बोलते हैं हम, मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ये मिथिला क्षेत्र क्या है? वो क्षेत्र जहां पर कि मैथिली भाषा बोली जाती है। और ये मैथिली भाषा है, बहुत ही प्यारा भाषा है। मुझे तो मैथिली भाषा आती नहीं है उतना, लेकिन हमारे हमारे बिहार की एक बहुत ही फेमस सिंगर रही है, छठ पूजा में उनका गाना आप सुने होंगे, है ना, शारदा सिन्हा। वो मैथिली भाषा बहुत अच्छा बोलती हैं। शायद जहां तक मुझे पता है बेगूसराय में उनका ससुराल था। एक बार मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो वो व्याख्या कर रहे थे इस भाषा का, इस मैथिली भाषा का व्याख्या कर रहे थे, और शायद वो कह रहे थे कि मैथिली भाषा जो है बहुत ही प्यारा भाषा है। इसमें लोग बात करते हैं कैसे? तो जनरली ऐसे बोलते हैं, किसी का नाम जनरली नहीं लेते हैं, प्रेम से उसको बोलते हैं, है बुआ, कहाँ जाए छो, इधर आवो, है ना। इस तरीके से बहुत ही प्रेम भाव से बोलते हैं, यानी इस भाषा में प्रेम ही प्रेम झलकता है ना। तो मिथिला भाषा जो है, मिथिला क्षेत्र में जो है इनका जन्म हुआ था, जो कि मधुबनी में है। मतलब मिथिला क्षेत्र तो बहुत सारे जिला में आ जाता है, कहाँ पे, कौन सा जिला में? तो मधुबनी में इनका जन्म हुआ था, है ना। एग्जैक्ट एक बार फिर से समझ लेंगे कि इनका जन्म विस्पी गांव में, जो कि जिला है मधुबनी, और ये कहाँ पड़ता है? बिहार। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो इसके आगे जरा सा समझेंगे। इसके आगे देखेंगे इनके माता पिता के बारे में। इनके माता का नाम था हासनी देवी, इनके माता का नाम था हासनी देवी, और इनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर। ये आप याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि विद्यापति के माता का नाम क्या था? हासनी देवी। और विद्यापति के पिता का नाम क्या था? तो गणपति ठाकुर। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ये गणपति ठाकुर आपको बता दूं, ये विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है। अगर कहीं पे आपको विद्यापति ठाकुर नजर आ जाए लिखा हुआ तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, इन्हीं का नाम है विद्यापति ठाकुर, ये अलग कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, ये याद रखेंगे। हालांकि इनको महाकवि विद्यापति कहा जाता है, ये बात जरा ध्यान दीजिएगा। महाकवि मतलब जो कवियों में महान हो, है ना। महाकवि बहुत ही कम कवियों के नाम के आगे लगता है, जैसे महाकवि सूरदास, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास, और एक ये है महाकवि विद्यापति जी, है ना। इसके आगे मैं बात करूं तो इनके शिक्षा गुरु मतलब वो गुरु जो कि इनको शिक्षा दिए थे, उनका नाम था पंडित हरि मिश्र। अस्थिर से समझेंगे, वो व्यक्ति जो कि इनको शिक्षा दिए थे, यानी शिक्षा गुरु जो थे, उनका नाम था पंडित हरि मिश्र, जो कि मिथिला के एक सुप्रसिद्ध विद्वान थे। बहुत सुप्रसिद्ध मतलब बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, ठीक है। तो मिथिला के ये बहुत ही सुप्रसिद्ध विद्वान थे। आगे मैं बात करूं आश्रय दाता, ये जरा सा समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। आश्रय मतलब होता है रहना, और दाता मतलब होता है देने वाला, यानी जो रहने के लिए इनको दिए, है ना। तो इनके आश्रय दाता जो थे वो थे मिथिला नरेश। नरेश मतलब होता है राजा। कहते हैं इनको रहने के लिए कौन दिए थे, कौन आसरा दिए थे? तो इनको आसरा दिए थे मिथिला के राजा, जिनका नाम था कीर्ति सिंह,
शिव सिंह और उनकी पत्नी लखीमा देवी, है ना, लखीमा देवी। जरा सा एक बार शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लेंगे। इनके आश्रयदाता का नाम मिथिला नरेश यानी मिथिला के राजा जो थे कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लखीमा देवी जो है इनके आश्रयदाता थे। एक बार देख लेंगे। इनके माता का नाम हासिनी देवी, पिता का नाम गणपति ठाकुर और इनके शिक्षा गुरु पंडित हरि मिश्र जो कि मिथिला के एक सुप्रसिद्ध विद्वान थे। आश्रयदाता इनके मिथिला के राजा कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी पत्नी उनकी रानी लखीमा देवी थी। ठीक है, इसके आगे मैं अगर बात करूं महाकवि विद्यापति जी के बारे में और अगर मैं जानने के प्रयास करूं तो आता है उपाधियां। ये उपाधियां क्या है जरा सा समझेंगे। उपाधि मतलब जो चीज हम किसी को बोल करके संबोधित करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया गया, है ना, वैसे ही ये जो महाकवि विद्यापति जी थे इनको उपाधि दिया गया था। किस चीज का उपाधि दिया गया समझेंगे जरा। तो इनको उपाधि दिया गया था अभिनव जयदेव का। अच्छा समझेंगे, इनको उपाधि दिया गया था अभिनव जयदेव का, यानी अभिनव जयदेव बोले चाहे विद्यापति बोले एक ही बात है, ये अलग नहीं है। इनको और उपाधि दिया गया था कवि शेखर का, और सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो इससे बनता है कि इनको और एक और उपाधि दिया गया मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल मतलब मिथिला के कोकिल, मतलब बोल सकते हैं कोकिल किसको बोल सकते हैं तो जिसका मधुर आवाज हो, जो कोकिल हो अर्थात कोयल की तरह हो। कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। तो इनको उपाधि इनको किस चीज का दिया गया था, अभिनव जयदेव का, कवि शेखर का और मैथिल कोकिल का। ध्यान देंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल जो है किनको उपाधि दिया गया था, विद्यापति जी को, महाकवि विद्यापति जो थे उनको ये उपाधि दिया गया। आगे मैं बात करूं रचनाएं, मतलब ये क्या क्या चीज को लिखे हैं तो समझिएगा जरा। ये लिखे हैं कीर्ति लता, क्योंकि इसके आश्रयदाता हम पढ़े थे ना कीर्ति सिंह जो थे, उन्हीं के नाम के ऊपर ये लिखे हैं। ये रचनाएं हैं, ये लिखे हैं क्या चीज, कीर्ति लता लिखे हैं। और क्या लिखे हैं, ये भू परिक्रमा लिखे हैं, पुरुष परीक्षा लिखे हैं और कीर्ति पताका लिखे हैं और पदावली, है ना, ये सभी चीजों को लिखे हैं। इसको याद कैसे कर रखेंगे ये बात जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ा देना ही नहीं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ऐसे बोलेंगे। कीर्ति लता ये लिखे हैं, इन्होंने लिखा है, और क्या लिखे हैं ये कीर्ति पताका, और क्या लिखे हैं ये भू परिक्रमा, और क्या लिखे हैं ये पुरुष परीक्षा, और क्या लिखे हैं ये पदावली। ये पदावली क्या है तो जिसमें पद को लिखा जाता है उसको कहा जाता है, उस पुस्तक को पदावली, ये नाम दिए हैं। ठीक है, ये सभी चीजों का रचना की है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं तो महाकवि विद्यापति जी जो हैं, ये इनके बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ये संस्कृत भाषा में भी लिखते हैं और मैथिली भाषा में लिखते हैं, मुख्य रूप से मैथिली भाषा में, लेकिन ये संस्कृत में भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि महाकवि विद्यापति जी किस भाषा में लिखते हैं तो मैथिली में लिखते हैं और संस्कृत भाषा में लिखते हैं। ये दोनों भाषाओं में इनकी रचनाएं उपलब्ध है। तो अगर मैं बात करूं ये क्या क्या लिखे हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और पदावली, ये सभी रचनाएं जो हैं वो लिखे हैं विद्यापति, यानी महाकवि विद्यापति जो है ये लिखे हैं। इसके अगर आगे मैं बात करूं नोट फर्स्ट में कि शताब्दियों, यहां से समझेंगे, आगे कहते हैं ये कि शताब्दियों से महाकवि के रूप में सम्मानित विद्यापति की छवि विद्वानों के बीच, पहले सबसे पहले ये समझिए, शताब्दियों मतलब कितना 100 साल से, है ना, शताब्दियों से 100 साल से एकदम महाकवि के रूप में, मतलब शताब्दियों से कितना 100 साल से, देख लीजिए कि महाकवि के रूप में इनको सम्मानित किया गया, महाकवि कहा गया है। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, महाकवि सभी कवि के नाम के आगे नहीं लगता है, कुछ कुछ भारत के खास कवि हैं जिनके नाम के आगे महाकवि लगता है, जैसे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि विद्यापति के बारे में, है ना।
तो शताब्दियों से महाकवि के रूप में सम्मानित है ये विद्यापति, है ना। यानी विद्यापति जी को शताब्दियों से महाकवि कहा जा रहा है। और विद्यापति की जो छवि है वो विद्वानों के बीच एक राज पंडित, यानी जो विद्वान हैं इस देश के, उनके बीच में इनकी छवि कैसी है? तो उनके बीच में इनकी छवि जो है एक राज पंडित की है, विद्वान गुरु की है और आचार्य की है ना। यानी जो बहुत पढ़े लिखे संस्कृत के जो बहुत विद्वान होते हैं आचार्य कहलाते हैं। कहते हैं राज पंडित के रूप में इनको लोग जानते हैं, विद्वान गुरु के रूप में जानते हैं और आचार्य के रूप में भी इनको जानते हैं। फिर से समझेंगे। कहते हैं ना कि हीरा का परख कौन है? जौहरी ही जानता है। वैसे ही है इन सभी रूपों में इनको कौन जानते हैं? जो विद्वान है। तो विद्वानों के बीच में इनको जो है क्या कहा जाता है? तो राज पंडित, विद्वान गुरु और आचार्य, है ना, ये कहा जाता है इनको। कहते हैं किंतु साहित्य और लोक सामान्य के बीच, लेकिन जो साहित्य और कविता कहानी लिखना जो पसंद करते हैं, जो पढ़ना पसंद करते हैं, उनके बीच में ये किस रूप में जाने जाते हैं? समझेंगे जरा सा। उनके बीच में ये जाने जाते हैं एक रस सिद्ध गायक के रूप में। यानी एकदम रस मतलब होता है आनंद, एकदम आनंद जिनके आवाज में हो, वैसे गायक के रूप में इनको जानते हैं। पहले ही मैं बोला हूं, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, यानी मिथिला का कोयल का आवाज कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये इनको जो है रस सिद्ध गायक, प्रेमी और भक्त कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित है। क्योंकि भक्त कवि क्यों कहा गया है? क्योंकि ये श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। श्री कृष्ण के ऊपर ये जो है रचे हैं कविताओं को, ये पद को लिखे हैं। ये जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं वो भी श्री कृष्ण जी के ऊपर ही रचा गया है। इसलिए कर जरा समझेंगे इसमें क्या कहा गया है, शॉर्ट में समझेंगे। तो इसमें दो वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला उसकी बात कर रहे हैं जो समाज में विद्वान लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में इनका अलग छवि है। उनके बीच में लोग इनको जानते हैं किस रूप में? तो राज पंडित के रूप में, विद्वान के रूप में और आचार्य के रूप में। लेकिन अब हम जैसे लोग हैं, कविता पढ़ने के शौकीन लोग जो हैं, कविता जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना। हालांकि मैं कविताएं नहीं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो कविताएं जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके बीच में जो है ये किस रूप में फेमस है? तो रस सिद्ध गायक के रूप में, प्रेमी के रूप में और भक्त कवि के रूप में ये प्रतिष्ठित है ना। उम्मीद है ये आपको बेहतर रूप से समझ आया होगा। इसके आगे मैं बात करूं तो नोट सेकंड में, तो मैथिल कोकिल के रूप में, ये बात मैं तो पहले ही पढ़ चुका हूं, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल के रूप में उनका यश देशांतर व्यापी है, पूरे देश में फैला हुआ है। इनके बारे में क्या फैला हुआ है कि ये मैथिल कोकिल है, यानी मिथिला का कोकिल है ना, कोयल की जैसा आवाज है ना, ये कहा जाता है इनके बारे में। नोट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं विद्यापति सौंदर्य, प्रेम और भक्ति के महान कवि हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है? हर कवि का कुछ ना कुछ एक खास पॉइंट होता है। अर्थात कहने का मतलब कविताएं रचते हैं ऐसे ही नहीं रच देते हैं, उनका कुछ खास सब्जेक्ट होता है, कुछ खास सब्जेक्ट पर वो लिखते हैं। तो ये जो है विद्यापति जी, ये लिखते हैं किस चीज के ऊपर लिखते हैं? सौंदर्य के ऊपर, प्रेम के ऊपर और भक्ति के ऊपर ये जो है अपने पद को, अपनी कविताओं की रचना करते हैं, है ना। उम्मीद है ये नोट थर्ड भी आपको बेहतर रूप से समझ आ गया होगा। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो नोट 4 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो नोट 4 में यहां देखेंगे कि यहाँ प्रस्तुत दोनों पद, चूंकि हम लोग जो ये पद पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें एक पद नहीं दिया गया है, दो पद दिया गया है। तो दोनों पद में हमको पढ़ना क्या क्या चीज है, ये शॉर्ट में समझ लीजिए। बाकी डिटेल से तो मैं आपको लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा ही। उम्मीद है वो आपको बहुत बेहतर, बहुत पसंद आएगा वो, है ना। देखेंगे जरा सा, कहते हैं यहाँ प्रस्तुत दोनों पद जो हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी। ये राम वृक्ष बेनीपुरी भी जो है एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा संपादित की गई है, मतलब क्या है समझिएगा। अब जैसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो रहे हैं वो अलग काल के समय रहे हैं, और उनसे कई वर्ष पहले के ये हैं विद्यापति जी।
तब विद्यापति जी का जो पद है, जो काव्य है, उनको छापने का, किताब के रूप में छापने का जो काम किए थे, वो किए थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी, अगर नहीं समझे एक बार और समझिएगा। मैं बोल रहा हूं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जैसे कि अगर एग्जांपल मैं दूं, जैसे कि अभी मैं 2025 में अभी हूं, अब कुछ ऐसे लेख हैं जो कि जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कुछ आर्टिकल्स लिखा गया है, कुछ ऐसे लेख लिखे गए हैं, कुछ ऐसा कुछ लिखा गया है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी तो आज इस संसार में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो लिखी हुई चीजें हैं उनको मैं आज भी जो है क्या कर सकता हूं, तो प्रिंट करवा सकता हूं, अर्थात उनको किताब का एक रूप देकर के छपवा सकता हूं। बस वैसे ही काम किए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो है ये दोनों पद को संपादित किए हैं, यानी कि छापे हैं। और भी किस नाम से, तो विद्यापति पदावली से लिया गया है। सुनिए जरा सा, तो विद्यापति पदावली से ये दोनों पद लिया गया है, और ये छापने का काम कौन किए हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। हालांकि छापना शब्द सही उपचित नहीं है, देखिए संपादित मतलब होता है एडिटर, यानी एडिटिंग करना, यानी कि वही जो प्रिंट करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी किए हैं, और ये दोनों का दोनों पद कहां से लिया गया है, विद्यापति पदावली से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विद्यापति जी के लिखे हुए जो पद हैं वो कहां से लिए गए हैं। तो विद्यापति के द्वारा लिखे गए जो दोनों पद हैं वो विद्यापति पदावली से लिया गया है। ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है इससे क्वेश्चन, है ना। विद्यापति पदावली से ये दोनों पद लिया गया है। आगे मैं बात करूं नोट 5 का, तो कहते हैं प्रथम पद में, अच्छा हम लोग को प्रथम पद में क्या पढ़ना है, दूसरा में क्या पढ़ना है, जरा सा समझेंगे। कहते हैं प्रथम पद जो है इसमें हम पढ़ेंगे किस चीज को, तो प्रथम पद में हम लोग पढ़ेंगे प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण करता है। यानी प्रथम पद क्या चीज बताता है, तो प्रथम पद प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण करता है। मतलब जब प्रथम पद पढ़ेंगे ना, तो उसमें प्रेम में जो बिछड़ना होता है ना, जब प्रेम है और प्रेम में जब व्यक्ति बिछड़ जाते हैं तो उसका क्या दुख होता है, उस चीज को इसमें दर्शाया गया। और ये प्रेम जो है ये किसी दो व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ये श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की बात कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण राधा के पास नहीं है और वो कहीं दूर गए हैं, तो उनके बीच का जो विरह है, जो दुख है बिछड़ने का, वो अपनी एक चरम सीमा पर है। उसी चीज का इसमें वर्णन करते हैं। वही लिखा हुआ कि प्रथम पद में प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण करता है। इसमें श्री कृष्ण के विरह की अत्यंत उत्कट व्यंजना है। उत्कट शब्द का अर्थ होता है तीव्र या बहुत ज्यादा जो दुख है, जो बिछड़ने का जो दुख है, गम है, उस चीज का प्रथम पद में व्याख्या की है। और जब प्रथम पद हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके एक एक वर्ड को, तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा, है ना। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। इसके आगे का मैं बात करूं तो नोट 6 में देखेंगे जरा सा। कहते हैं दूसरे पद में, अच्छा पहले पद में तो हम समझ गए कि क्या पढ़ना है। तो पहले पद में श्री कृष्ण जो दूर हो रहे हैं, तो उसमें जो विरह है, जो विरह मतलब क्या, जो दुख है, दूर होने का जो दुख है, उस चीज का व्याख्या है उसमें। दूसरे पद में हमको क्या पढ़ना है, तो दूसरे पद में रूप का वर्णन है। जो रूप है उस रूप का वर्णन है, जिससे संयोग प्रेम के अंतर्गत रखा जा सकता है। यानी संयोग से प्रेम हो गया है, वैसा संयोग प्रेम के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। अच्छा समझिएगा कितना अच्छा से यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कवि लिख रहे हैं कि वसंत के सरस वातावरण, चूंकि पता है कि जीवन में हर व्यक्ति को वसंत का मौसम सबसे पसंद होता है, क्योंकि वसंत मौसम में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना तो बहुत ज्यादा ठंड होता है। जैसे अभी देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही गर्मी है, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि वसंत के सरस मतलब जिसमें रस ही रस एकदम भरा हुआ हो, अर्थात आनंद ही आनंद भरा हुआ हो। क्योंकि वसंत ऋतु में तो आनंद ही आनंद भरा हुआ है। कहते वसंत के सरस वातावरण में रूप सौंदर्य, रूप का जो सौंदर्य, रूप की जो सुंदरता है, उसकी छटा प्रेमी के तृषित यानी प्यास, चित्त में यानी मन में कुछ ऐसी अनुभव होती है कि उसे लगता है कि यह रूप
सौंदर्य, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। और अनुपम, अनुपम है, अनुपम मतलब जिसके बराबरी नहीं किया जा सकता। मतलब सिंपल सा है। बसंत का सरस वातावरण में रूप सौंदर्य की छटा प्रेमी के त्रिचित्त में कुछ ऐसी अनुभव होती है। मतलब जब प्रेम है किसी व्यक्ति से तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है उस प्रेम में। जब प्रेम में व्यक्ति होते हैं तो ऐसा महसूस होता है, मन में ऐसा आता है कि इसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है और इसकी बराबरी हम दुनिया में किसी से तो कर ही नहीं सकते हैं, है ना। ऐसा महसूस करता है मनुष्य, व्यक्ति जो है उस समय। वही चीज यहाँ दिखाया गया है कि उसे लगता है कि यह रूप सौंदर्य जो है अद्वितीय, मतलब इसके जैसा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है, इसके जैसा सुंदरता कहीं हो ही नहीं सकता है, इसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, इसके जैसा तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते। यानी जो है वही है, सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। ये व्यक्ति को कब लगता है? जब वो व्यक्ति प्रेम में होता है, तब उनको ऐसा महसूस होता है। ये उसी अनुभव को, उसी चीज को इस दूसरे पद में विद्यापति जी जो है व्याख्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, है ना। उम्मीद है कि ये आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा। अगली वीडियो जल्दी आएगी जिसमें कि मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, है ना। और 11 के इंग्लिश के बुक का भी चैप्टर बाय चैप्टर जो है अपलोड किया जाएगा। आप बने रहे इसमें। जय हिंद,